లిక్కర్ స్కామ్ పై ఆ పార్టీ సీనియర్ లీడర్ త్రివేది ఢిల్లీలో మాట్లాడతారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. क्योंकि इससे यह संभावना रहती है कि वो बाजार में अपना एकाधिपत्य बनाकर आगे जाकर मनचाहे तरीके से दामों को प्रभावित कर सकते हैं। और जब ये कहा गया कि प्रोड्यूसर, रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि उत्पादक, वितरक अगर एक नहीं होने चाहिए तो वो कंपनियां किसी भी प्रकार से एक दूसरे से संबद्ध नहीं होनी चाहिए। और संबद्धता की विधिवत परिभाषा भी की गई है, अर्थात एक दूसरे के कॉमन डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, एक दूसरे की शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति भी एक दूसरे में कॉमन नहीं होने चाहिए और किसी भी एक कंपनी की दूसरी कंपनी में मेजॉरिटी ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। यानी प्रत्यक्ष या परोक्ष, यहां तक कि दूसरे या तीसरे टियर से भी परोक्ष रूप से आप प्रकारांतर से भी उत्पादन और वितरण को एक साथ नियंत्रित नहीं कर सकते। परंतु अब यह प्रश्न आता है, यह हम नहीं पूछ रहे हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिस देकर पूछा 25 अक्टूबर 2021, 25 अक्टूबर 2021, आज 10 महीने हो चुके हैं। उन्होंने कंपनी का नाम लिया कि एनरिच हैज अप्लाइड फॉर L1 डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंस यूजिंग द क्रीडेंशियल ऑफ ए लिकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एनरिका एंटरप्राइज हैविंग इट्स डिस्टिलरी एट चेन्नई। यानी ये हो गई उत्पादक कंपनी, मैन्युफैक्चरर। अब वो कह रहे हैं एनरिच इज ऑल्सो अप्लाइड फॉर L1 डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस डिस्पाइट बीइंग रिलेटेड टू Magunta Agro and Pixie, which have won retail zone licensing for zone number 4, 23 and 22 with a malicious intent for forming a cartel. अब बताइए, one company is manufacturer, it is also a partner in the distributor और 3 zones का डिस्ट्रीब्यूशन उसको मिल जाता है। अब इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु की संभावना नहीं रह जाती है कि जो नीति तय की गई थी पारदर्शिता को लाने के लिए वो पूरी तरीके से प्रभावित दिखाई पड़ती है। दूसरा एक उदाहरण है, इंडो स्प्रिट बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड है, इंडो स्प्रिट डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है और इंडो स्प्रिट डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मेसर्स खाओ गली रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ संबंधित है। यहां पर भी वही कंपनी उत्पादक है और वही शेयर होल्डर है। मैं उसमें बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं। और यह भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, यह एक तथ्य है जो आबकारी विभाग ने 10 महीने पहले दिल्ली सरकार से पूछा, तो अब दिल्ली सरकार यह कह के बचाव नहीं कर सकती कि हमारी जानकारी में नहीं था, हम जांच कराएंगे। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि इन लोगों ने आबकारी नीति में जानकारी में आने के बाद पूरी तरीके से उद्देश्य के साथ बात की है। इसलिए हम उनसे कहना चाहेंगे कि जवाब हमें आबकारी पे चाहिए, ना ईमानदारी की बात करिए, ना बिरादरी की बात करिए। दिल्ली की जनता यह जानना चाहती है कि आप आबकारी की बात करिए। और जब एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपको इस प्रकार का नोटिस दिया तो आपने संबंधित कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि यह नोटिस तथ्यों के आधार के ऊपर है, जिसमें जो पॉलिसी मैंने आपको बताई उसको सीधे सीधे तरीके से ध्वस्त किया गया है। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, एक्साइज पॉलिसी तो यह कहती है कि मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर एक नहीं होना चाहिए, परंतु यहां ये मिथ्या भ्रम और झूठ के मैन्युफैक्चरर भी यही हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी यही हैं और रिटेलर भी वही हैं। और उसके बाद पूरी निर्लज्जता के साथ जनता के सामने आकर यह दावा करने वाले कि सबसे बड़े ईमानदार वो हैं, इस असत्य के परपिट्रेटर भी वही हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे दिल्ली के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी से कि वो आगे का विषय आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद सुधांशु जी। सभी मेरे पत्रकार मित्रों,
अभी सुधांशु जी ने जिस कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र किया वो कमेटी पॉलिसी से पहले बनाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा और उनको अपने रिकमेंडेशन देने के लिए कहा था। कुछ बातों की जानकारी सुधांशु जी ने दी है, कुछ बातों की जानकारी मैं देता हूं कमेटी के बारे में। कि कमेटी ने एक रिकमेंडेशन करी कि अवॉइडिंग ऑफ माल प्रैक्टिस लाइक ब्रांड पुशिंग, कि आप कोई प्रचार नहीं कर सकते कि शराब ज्यादा बिके, मगर आपने छूट दे दी कि एक पेटी के बदले में एक पेटी फ्री दीजिए। पूरे दिल्ली में नहीं, पूरे देश में यह प्रचार था कि दिल्ली में एक पेटी के साथ में एक पेटी फ्री मिल रही है और दिल्ली से बाहर से लोग आकर दिल्ली से खरीद रहे थे। तो उस चीज का प्रचार ये अकॉर्डिंग टू कमेटी रिपोर्ट ये नहीं कर सकते थे। एक इन्होंने जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि होल सेल ऑपरेशन अंडर वन गवर्नमेंट एंटिटी, इस बात को नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि होल सेल ऑपरेशन अंडर वन गवर्नमेंट एंटिटी, द मॉडल टू बी फॉलोड शुड बी सिमिलर टू द वन एज फॉलोड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका वेयर KSBCL कर्नाटका स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो कर्नाटक में जो वहां पर मॉडल चल रहा था कि जो होलसेल है, होलसेल का जो काम है वो सरकार को ही करना चाहिए। जो हम बार बार एक आरोप लगाते हैं जिसका आम आदमी पार्टी अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाई, ना उनके पास में जवाब है, कि जो L1 का कमीशन इन्होंने, L1 मतलब है वो होलसेलर, L1 का कमीशन इन्होंने 2% से 12% क्यों किया, इसका कभी ये लोग जवाब नहीं देते। तो कमेटी ने कहा कि जैसे कर्नाटक में होता है कि वहां पे सरकार ही होलसेल का काम करती है, तो यहां पर भी सरकार होलसेल का काम करे ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें और सरकार को मुनाफा आए। फिर ये कमेटी की रिपोर्ट में कहा कि नॉन कंफर्मिंग एरियाज जैसे कि गांव हैं, जैसे कि कॉलोनीज हैं, जहां पर कोई कमर्शियल मार्केट नहीं है, जहां पर कोई DDA की, कोई MCD की मार्केट नहीं है, वहां पर नहीं खुल सकती दुकानें। मगर इन्होंने जब ऑक्शन किया जोन्स का तो इन्होंने नॉन कंफर्मिंग एरिया को भी बेच दिया। उसके बाद में कमेटी कहती है कि ओनली इंडिविजुअल कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस, यानी कि इनका टारगेट था कि 800 दुकान खोलेंगे तो 800 लोगों को एक एक दुकान एक एक आदमी को देंगे। कभी कमेटी ने नहीं कहा कि आप पूरा कार्टेल बनाकर एक एक आदमी को 100 दुकान दे दीजिए, एक एक आदमी को 2 जोन दे दीजिए, कभी कमेटी ने ऐसा नहीं कहा। उसके बाद में कमेटी ने, जो भी सुधांशु जी ने जिसका जिक्र किया, नो मैन्युफैक्चरर और होलसेल लाइसेंस होल्डर इज अलाउड टू बिड फॉर जोनल लाइस, कि जो होलसेलर होगा वो मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकता, जो मैन्युफैक्चरर होगा वो रिटेलर नहीं हो सकता, जो रिटेलर होगा वो मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकता। मगर 2 कंपनियों की मैं यहां पर अपना जिक्र करना चाहता हूं। एक है महादेव, वो तीनों ही है जो कि मिसेस चड्डा चलाते हैं। उसके बाद में एक है बड़ी पंजाब। तो ये 2 कंपनियां ऐसी हैं जो तीनों का काम करती हैं। ये शराब बनाती भी हैं, इनके पास में L1 का लाइसेंस भी है और इनके पास में दिल्ली में जोन्स भी हैं। फिर एक है महादेव, एक है बड़ी पंजाब। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ द एप्लीकेंट डज नॉट एक्सेप्ट द लाइसेंस आफ्टर विनिंग द बिड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, EMD अमाउंट शेल स्टैंड फॉरफिटेड। जो इन्होंने 144 करोड़ रुपया वापस कर दिया लोगों का, ये बोल के कि कोविड चल रहा था, किसी छोटे व्यापारियों का 1 रुपया नहीं वापस किया, मगर 144 करोड़ रुपए शराब माफी का माफ कर दिया, जो पॉलिसी कहती है कि किसी को भी माफ नहीं किया जाना चाहिए। तो मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि आपने ये पैसा क्यों वापस किया? जी जी जी, ये सारा पैसा जो कंपनियां
जिन्होंने बिड की थी और जिनको बिड में जोन मिल गए थे, जब वो नीचे से जाकर एनओसी नहीं लेके आए तो उनको पैसा वापस कर दिया गया। देश में दिल्ली में एक ऐसा ही राज्य है दिल्ली, जहां पर शराब मंत्री भी वही है जो शिक्षा मंत्री है। तो एक तरफ ये शिक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये बच्चों की उम्र को घटा देते हैं, उनको छूट देते हैं कॉलेज के बच्चों को कि आप जाके शराब पीजिए। हम, बहुत अजीब सी बात है कि शिक्षा मंत्री हैं और हम इनसे केमिस्ट्री का सवाल पूछते हैं और ये हिस्ट्री का जवाब देते हैं, क्योंकि ये केमिस्ट्री का सवाल इसलिए नहीं उसका जवाब दे सकते क्योंकि 60% दिल्ली सरकार के स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाई जाती है। इसलिए शिक्षा मंत्री से जब भी पूछो कि 2% से 12% क्यों किया, तो वो जवाब देते हैं कि हमारे घर में एक आज अपना डॉग को बच्चा हो गया, कुत्ते को बच्चा पैदा हो गया। हम उनसे जो है सवाल पूछते हैं कि आपने क्रेडिट नोट 18 करोड़ रुपए का एक एक, तो ये जो 2% से 12% की कमीशन कैसे ट्रांसफर होती थी कि क्रेडिट नोट ये देते थे। आप सभी कभी दुकान पर जाते होंगे, कोई जूता खरीदते होंगे, आपको जूता पसंद नहीं आता होगा, तो जब आप उसको वापस कराने जाते हैं तो आपको क्रेडिट नोट दे देते हैं कि ये 1 साल तक वैलिड रहेगा, इसके बदले में कभी भी जूता ले लेना या कभी भी उतने अमाउंट का कोई भी चीज ले लेना। तो ये रिटेलर्स को जो L1 होते थे, वो सारे रिटेलर्स को क्रेडिट नोट इशू करते थे और वो क्रेडिट नोट के बदले में उनसे कैश लेकर वो आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर किया करते थे। तो ये इनका सारा अपना मॉडस ऑपरेंडी था। ना ये क्रेडिट नोट का जवाब दे सकते हैं और ना ये 2% से 12% का जवाब देते हैं। ये सीधा पहुंच जाते हैं कि केजरीवाल तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो एक कोई गांव में अपना हड्डी सा पहलवान था, तो एक हमारे देश में गामा पहलवान हुए, बहुत जो है उनको रुस्तम हिंद भी बोलते थे। तो एक हड्डी सा पहलवान था राघव चड्ढा जैसा, तो वो बार बार जो है चुनौती देता था कि गामा पहलवान को मेरे सामने लाओ, मैं उसको हरा दूंगा। तो ना गामा पहलवान ने उससे लड़ना था और जब अगर कभी वो आ भी जाता तो उसका हड्डी पहलवान का क्या होता, तो वो भाग जाता। तो ऐसे ये खुद ही 4 लोग कहीं पर भी जाके चैनल पर या किसी दूसरे राज्य में जाकर खुद ही एक दूसरे की पीठ जो है थपथपा रहे हैं कि इसको भारत रत्न मिलना चाहिए, इसको प्रधानमंत्री मिलना चाहिए, इसको ये मिलना चाहिए, इसको ये मिलना चाहिए। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर एक जो है बताने वाला हूं, और जब आप इनकी आम आदमी पार्टी की पीसी में जाएं तो जरूर उनसे ये वाला सवाल पूछें, इसका भी जवाब उनके पास नहीं होगा। कि आपने मनीष सिसोदिया को बार बार ये कहते सुना होगा कि हमारी दुकानें ज्यादा नहीं खुली, इसलिए जो हमारा रेवेन्यू है वो कम आया। अब आप ये जो मैं आपको फिगर दे रहा हूं इसके बारे में जरा सुन लीजिए कि 2020 और 2021 में, अगर मैं 19 और 20 की बात करूं तो दिल्ली में 10,000 करोड़ की शराब बिकी 2019 और 2020 में। 2020 और 21 में दिल्ली में 7,860 करोड़ की शराब बिकी। और जब ये पॉलिसी आई तो केवल 7 महीने के अंदर में जो दिल्ली में शराब बिकी है वो अमाउंट है 10,000 करोड़ रुपया। तो जो पुरानी पॉलिसी में एक साल में 7,800 करोड़ की शराब एक साल में बिकती थी, इन्होंने 7 महीने में 10,000 करोड़ की शराब बिकी है दिल्ली में 7 महीने में। तो ये बात को नहीं कह सकते कि हमारी दुकानें कम खुली हैं इसलिए हमारी शराब जो है कम बिकी है। इनकी शराब 1.5 गुना ज्यादा बिकी है। और एक्साइज की ड्यूटी इन्होंने कर दी 1%। अब मैं आपको एक्साइज के ऊपर में भी आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए कि 19-20 में आपको एक्साइज ड्यूटी 4,200 करोड़ रुपया सरकार को मिली। 20-21 में एक्साइज आपको 3,300 करोड़ रुपया मिला।
मगर जब आप नई पॉलिसी लेके आए तो केवल 158 करोड़ रुपया एक्साइज मिला। एक्साइज 158 करोड़ रुपए, यानी कि एक्साइज में भी लॉस है और आपके रेवेन्यू में भी लॉस है। तो मैं मनीष सिसोदिया जी से पूछना चाहता हूं कि आप इस बात का जवाब दें कि आपकी सरकार को एक्साइज में 3000 करोड़ का लॉस हुआ है और आपके रेवेन्यू में 3500 करोड़ का लॉस हुआ है। ये सरकारी लॉस है, ये आपको हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात का जवाब दे दें। ये तो सारे डाटा होंगे एक्साइज के पास में, एक्साइज विभाग के पास में, आपके पास में। तो सरकार को पिछले साल की तुलना से एक्साइज में कितना लॉस हुआ है और आपको रेवेन्यू में कितना लॉस हुआ है, इस बात का मनीष सिसोदिया उत्तर दे दें कि आपको 3500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है या नहीं हुआ है रेवेन्यू में, और 3000 करोड़ रुपए का एक्साइज में लॉस हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात का जवाब दे दे। और जो 6500 करोड़ रुपया सरकार को लॉस होता है, देखिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है कि सरकार जिस पॉलिसी में उसको 6500 करोड़ रुपया ज्यादा मिल रहे हैं, अगर सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आती है और उसमें ऐसे चेंजेस करती है कि जिसमें सरकार को 6500 करोड़ रुपया कम आता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो वो 6500 करोड़ रुपया कहां जाता है जो सरकार को लॉस हो रहा है? क्योंकि शराब तो ज्यादा बिक रही है, शराब कम नहीं बिक रही, मगर सरकार को जितना रेवेन्यू आना चाहिए था, जितना पैसा आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा। तो वो पैसा कहां जा रहा है, इस बात का जवाब दें। तो ये कई ऐसे बिंदु हैं जिनसे जब आप उनसे केमिस्ट्री का सवाल पूछेंगे तो आपको हिस्ट्री बताएंगे। तो इसीलिए यही हाल है कि जो है इनके बच्चे ये बार बार अपने स्कूल में जाकर बोलते हैं कि आप पेपर में कुछ भी लिखकर आ जाना, उसको खाली मत छोड़ना। ऐसे भी हमने वीडियो देखे कि कुछ भी कोई कहानी लिख के आ जाना, पिक्चर की, शोले पिक्चर की कहानी लिख के आ जाना, खाली मत छोड़ के आना, आपको पास कर देंगे। तो वैसे ही ये दिल्ली की जनता को, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले इस विषय से संबंधित सवालों पूछ लें। देखिए, इस विषय पे जांच एजेंसी करेगी, परंतु यदि उनका इस विषय से कोई लेना देना नहीं है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय बंडी जी को उन्होंने गिरफ्तार क्यों किया है? क्या एक सांसद भी हैं वो? उन्हें लोकतांत्रिक ढंग से अपने विषय के ऊपर प्रदर्शन करने या सत्याग्रह करने या किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनके मन में एक राजनीतिक पूर्वाग्रह है और जिस प्रकार के आरोप है उनके बारे में एजेंसी सक्षम है ये तथ्य की गहराई तक पहुंचने के लिए। देखिए, ये आरोप, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई नयापन नजर आता है? मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं, 2014 से पहले जब हम सरकार में नहीं थे, तब जांच एजेंसियों के घेरे में कौन था? हमारे नेता थे या उनके नेता थे? कॉमनवेल्थ हो, कोयला घोटाला हो, सीडब्ल्यूजी हो, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी, लालू प्रसाद यादव जी, डीएमके के नेता, तब भी वही थे जांच के घेरे में। तो आज यह आरोप बिल्कुल निराधार है। तब भी हमारा कोई नेता जांच के घेरे में नहीं था। कारण यह है कि भ्रष्टाचार उन लोगों का नैसर्गिक चरित्र है। सत्ता में रहे तो भी, विपक्ष में रहे तो भी हम पारदर्शिता, ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। सत्ता में रहे तो भी, विपक्ष में रहे तो भी। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, आबकारी पे जवाब दीजिए, इधर उधर भागने का प्रयास मत करिए। वो ईमानदारी से लेके बिरादरी तक हर प्रकार की बात का जवाब देंगे, पर आबकारी पर अपनी बदकारी का जवाब नहीं देंगे। हमें जवाब उनसे एक्साइज पॉलिसी पर चाहिए। मैंने
आज एक अपना वीडियो ट्वीट किया है, अगर आप उसको देखें, कि ये खुद ही अपने लोगों को पंजाब से बुलाकर बॉर्डर के पास खड़ा करा के उनको सिम कार्ड देकर और फोन करवाते थे और उसको वो बोलते थे कि हमको ऐसी ऑफर आ रही है। तो जरा आप जो उन्हीं का आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था वही ये सारी बातें बता। वैसे तो उनका एक एमएलए खुद आरोप लगा चुका है कि 20 करोड़ रुपए टिकट के लिए मांगे जा रहे थे। हमारा आरोप नहीं है, उनकी पार्टी के सिटिंग एमएलए ने आरोप लगाया, इसलिए मगर हम उसमें नहीं जाना चाहते। हमारा विषय यह है, आबकारी पे जवाब चाहिए, इधर उधर की किसी बात के ऊपर कोई बात नहीं। और जो प्रश्न उठाए हैं अभी प्रवेश जी ने, हम लोगों ने, टेक्निकल है, पॉलिटिकल नहीं है। टेक्निकल का जवाब टेक्निकल चाहिए। 2014 का उल्लेख किए ना, ये बताइए वो उनकी कही कितनी बातों पे यकीन किया जा सकता है। मैं राजनीति में कभी नहीं आऊंगा, कट्टरता के साथ कहा था। सारी संसद चोर है, कट्टरता के साथ कहा था। कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं लूंगा, कट्टरता के साथ कहा था। शीला दीक्षित जी को बेईमान, कट्टरता के साथ कहा था। 49 दिन के बाद कहा था गलती हो गई, कट्टरता के साथ कहा था। बंगला नहीं लूंगा, कट्टरता के साथ कहा था। सुरक्षा नहीं लूंगा, कट्टरता के साथ कहा था। तो एक कहावत है ना, कही न जाए का कहिए, उनकी कही बातों के ऊपर क्या कहा जाए। इसलिए उनकी बात की विश्वसनीयता ही नहीं है कि उनकी बात का कोई तथ्यात्मक जवाब हो सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जब सीबीआई अपनी जांच करेगी और जब वहां से लोगों को बुलाया जाएगा, तब जो मैंने आरोप लगाए थे वो बातें सारे अपना साबित हो जाएगी। वो तो सीबीआई बताएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।